हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पोरीफेरा के बारे में और सिलेंट्रेटा के बारे में और बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन को देखा था हम लोगों ने। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, तो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज टीनोफोरा। टीनोफोरा की बात करेंगे तो इसके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। तो टीनोफोरा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सी वॉलनट। कॉमनली दे आर नोन एज सी वॉलनट, या इन्हें कॉम जेली भी बोलते हैं और कॉम जेली। तो अगर इनके कॉमन के बारे में बात करें या इनके जनरल फीचर्स के बारे में बात करें तो पहली लाइन ही याद रखना जरूरी है, दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। एक्सक्लूसिवली मैरीन। और भी जो बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखा था उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो एक्सक्लूसिवली मैरीन तो होते हैं, यानी इनका कोई भी मेंबर फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाएगा। एक्सक्लूसिवली मैरीन का मतलब ये होता है। दूसरा अगर हम देखें तो डिप्लोब्लास्टिक होंगे, यानी डिप्लोब्लास्टिक कहने का एक ही सिंपल सा मतलब है या एक ही फंडा है कि जो भी बॉडी वॉल होगी या जो भी बॉडी के ऑर्गन्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम ग्रेड तो पाया नहीं जाता, यहाँ पाया जाता है टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो डिप्लोब्लास्टिक बोले तो एक्टो और एंडो मिलके पूरे बॉडी पार्ट को बना रहे होंगे। चलेगा? ठीक। फिर उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक हम बोल रहे हैं और इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया था। टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनके जनरल फीचर के बारे में हम बात कर रहे हैं कि एक्सक्लूसिवली मैरीन होंगे, डिप्लोब्लास्टिक होंगे, टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। एक बात और, इनमें जो होता है जो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। और जो हमने बात की थी सिलेंट्रॉन की, जिसे हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा करते थे, सिलेंट्रॉन इसमें प्रेजेंट होता है। सिलेंट्रॉन प्रेजेंट होता है इसमें। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जिनके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होंगे, डिप्लोब्लास्टिक होंगे। डिप्लोब्लास्टिक मतलब इनकी पूरी बॉडी जो या जो भी ऑर्गन्स होंगे या जो भी टिश्यू होगा दैट इज मेड अप ऑफ एक्टो एज वेल एज एंडोडर्म ओनली। ठीक है। जो एक्टो और एंडोडर्म के बीच का स्पेस होता है उसे कहते हैं मीजोग्लाया एंड दैट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस। इसलिए इन्हें हम कॉम जेली या सी वॉलनट भी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम देखें तो इनकी बॉडी जो होती है ओवल होती है, ओवल बॉडी, और फ्लैट होती है। और इनका करेक्टराइज कैसे होता है, इनकी बॉडी जो होती है, इनके बॉडी सरफेस पे अगर हम देखें ऐसे स्फेरिकल बॉडी बना के, तो स्फेरिकल बॉडी पे 8 रो पाई जाती हैं, 8 लाइंस पाई जाती हैं, ऐसे 8 रो पाई जाती हैं ऑफ सिलिएटेड कॉम लाइक स्ट्रक्चर। इसी वजह से जो कॉम लाइक अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं इनको, तो हम इनको कॉम जेली भी बोलते हैं, कॉम जेली भी बोलते हैं। दो बातें हैं कि इनमें टेंटिकल्स प्रेजेंट भी होता है, टेंटिकल्स में प्रेजेंट आर एब्सेंट। टेंटिकल प्रेजेंट भी हो सकता है या एब्सेंट भी हो सकता है। और टेंटिकल्स के ही बेसिस पे इन ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया। तो कुछ मेंबर्स में टेंटिकल मतलब प्रेजेंट होगा और कुछ मेंबर में टेंटिकल्स एब्सेंट होंगे। लेकिन एक कंडीशन और है कि अगर टेंटिकल प्रेजेंट बोल रहे हैं हम तो दैट इज 2 इन नंबर, 2 इन नंबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर टेंटिकल होगा किसी मेंबर में तो 2 ही टेंटिकल इनके पास पाए जाएंगे, जैसा कि इस डायग्राम में आपको रिवील हो रहा होगा कि 2 टेंटिकल दिखाई दे रहे हैं जिनके पास सिलिएटेड कॉम लाइक अपीयरेंस। ठीक है। फिर अगर हम बात करें अगर इनके और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जाएंगे तो लॉन्गेस्ट नॉन कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, लॉन्गेस्ट नॉन कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म होते हैं। और लोकोमोशन जो होता है दैट इज अकर्स बाय सीलिया।
लोकोमोशन इज बाया सीलिया। सीलिया इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम और बात करें तो मीजोग्लाया इनकी यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच की जो लेयर है जिसे कि हम मीजोग्लाया कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने बनाया था कि एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर की बात करेंगे, तो जो भी एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर होगी तो जो आउटर सेल्स होंगी वो बनाएंगे एक्टोडर्म, जो अंदर की सेल्स होंगी वो बनाएंगी एंडोडर्म, और मिडिल सेल्स तो इसमें मीजोग्लाया होता है जो कि जेली लाइक सब्सटेंस होता है, इसलिए उसे बोलते हैं मीजोग्लाया। तो जेली लाइक होता है इसलिए इसे कॉम जेली बोलते हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। इसमें डाइजेशन की अगर हम बात करें तो डाइजेशन इज बाया एक्स्ट्रा एज वेल एज इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन प्रेजेंट होता है इनके मेंबर्स के बीच में। एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन का थोड़ा सा मतलब समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एग्जांपल में एज्यूम कर सकते हैं अमीबा, क्योंकि अमीबा मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में हम थोड़ा सा सोच सकते हैं, क्योंकि अदर इनवर्टिब्रेट के बारे में हम उतना ज्यादा अवेयर नहीं होते। तो अमीबा के बारे में जब हम सोचेंगे तो अमीबा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, अगर हम यहाँ कॉर्नर में दिखाने की कोशिश करें, जिसके पास कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, लेकिन जैसे इसके पास प्रे आता है, इसका जो स्यूडोपोडिया होता है वो उसे प्रे को कैप्चर करता है और फूड को कैप्चर करने के बाद बॉडी के अंदर ले जाता है। बॉडी के अंदर जब फ्यूज जाता है, अंदर जाता है जब फूड, तो जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो सेल के अंदर ही, क्योंकि अमीबा यूनिसेलुलर होता है और सेल के अंदर ही डाइजेस्टिव एंजाइम एक्ट करता है और फूड को हम डाइजेस्ट करते हैं। अगर ऐसा डाइजेशन कहीं प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। लेकिन अगर हम अपने में कंपेयर करें तो देखते हैं कि हमारी गैस्ट्रिक वाल जो होती है वो जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे उसे सिक्रीट करती हैं, फिर हम फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब करते हैं, तो हम सेल के बाहर डाइजेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसलिए ऐसे डाइजेशन को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो डाइजेशन इनमें दोनों तरह का होता है, एक्स्ट्रा भी हो सकता है और इंट्रा भी सेलुलर हो सकता है। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें अगर, तो इनके मेंबर्स जो होते हैं वो बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि चमक रहे हैं थोड़ा सा। बायोल्यूमिनेसेंट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लाइट इमिट करते हैं, तो इनके मेंबर्स जो होते हैं बायोल्यूमिनेसेंसी शो करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। अच्छा, अगर इनको टीनोफोरा को अगर हम क्लासीफाई करें तो हम टेंटिकल्स के बेसिस पे ही क्लासीफाई करते हैं। अगर उनके पास टेंटिकल्स हैं तो उन्हें हम बोलते हैं टेंटिकुलेटा। अगर टेंटिकल्स हैं तो बोलते हैं टेंटिकुलेटा। यानी दो क्लास में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं फर्दर। एक जिनके पास टेंटिकल है, और टेंटिकल है तो मैंने जहां तक बताया है कि टेंटिकल अगर होगा तो नंबर में 2 ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और दूसरा जिनके पास टेंटिकल नहीं है उसे हम कहते हैं न्यूडा। यानी ऐसा टीनोफोर जिसके पास टेंटिकल है, तो पहली कंडीशन है कि टेंटिकल अगर होगा तो बस 2 होगा या तो नहीं होगा। तो टेंटिकल है तो उसे बोलते हैं टेंटिकुलेटा, अगर नहीं है तो उसे बोलते हैं न्यूडा। तो टेंटिकुलेटा का एग्जांपल आपके डायग्राम में ऑलरेडी बना होगा, जिसे हम एग्जांपल लेते हैं अगर, तो एग्जांपल में क्या लेते हैं, दैट इज प्लूरोब्रेकिया। प्लूरोब्रेकिया सिस्टम और टीनोप्लाना। ये जो ऐसे मेंबर हैं टीनोफोरा के जिनके पास 2 टेंटिकल्स पाए जाते हैं। कुछ मेंबर ऐसे भी होंगे जहां टेंटिकल्स एब्सेंट रहता होगा, जिसको हम क्लास न्यूडा में रखते हैं। इसका एग्जांपल होता है बरोई। इसका एग्जांपल क्या होता है, बरोई इसका एग्जांपल होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अभी तक अगर हम पूरे जो फाइलम पढ़ चुके हैं, अगर उसमें देखें तो हमने पोरीफेरा में 2 लार्वा का जिक्र किया था, एम्फीब्लास्टुला, पेरेन्काइमोला। फिर जब हम सिलेंट्रेटा में आए थे तो वहां पे हमने पढ़ा था प्लेनुला लार्वा के बारे में। फिर अगर हम टीनोफोरा का जिक्र करें तो यहाँ भी डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है थ्रू अ लार्वल स्टेज, एंड दैट इज नोन एज सीडिपिड लार्वा। सीडिपिड लार्वा। तभी तक जब भी हम लार्वा याद करेंगे, जैसे कि आप लोग लग जाते हैं लार्वा याद करने में या तमाम चीजें याद करने में, तो याद नहीं करना है। जब भी हमें फाइलम के बारे में पढ़ना है, उनकी कंपैरेटिव स्टडी करना है कि आखिर में ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ है,
इनके अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं, चाहे डाइजेस्टिव ट्यूब की बात करें या एक्सक्रीशन की बात करें या रिप्रोडक्शन की बात करें, ये कैसा होता है, अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो हमें बहुत आसानी से एनिमल किंगडम याद होगा। अदरवाइज अगर हम चाहेंगे कि किसी एक फाइलम को याद कर लें उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो उस समय तो याद हो जाएगा हमें, लेकिन बाद में भूलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी मेरा यही सजेशन रहेगा कि जब भी आप एनिमल किंगडम पढ़ें तो सारे किंगडम्स में जो फीचर्स हैं उनको कंपेयर करते चलें। जैसे मान लीजिए मैंने सोचा कि चलो अगर हम फाइलम की बात करें और इनवर्टिब्रेट की बात करें तो हम सिंपल सा जिक्र करें कि एनिमल कैसा होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म पढ़ने जा रहे हो कैसा होगा, मरीन होगा या टेरेस्ट्रियल होगा, तो पूरी फिर से लेके और एकाइनोडर्मेटा तक हम इस बात को सोच लेंगे। फिर इनके अंदर बॉडी कैसे बनी होती है ये सोच लेंगे, फिर डाइजेस्टिव ट्यूब कैसा होता है ये सोच लेंगे, बॉडी प्लान कैसा होता है ये सोच लेंगे। ऐसे करके अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें याद करने के लिए बस एक चीज बचेगी, दैट इज एग्जांपल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और एग्जांपल्स को आप रटने मत बैठिए कभी भी, आप बस देखते जाइए। ब्रेन में हमारी इतनी कैपेबिलिटी होती है कि जो चीज हमने पढ़ा है वो याद हमें दिला ही देता है। क्योंकि जब भी आप एग्जांपल्स को इम्फेसिस करके रटेंगे तो हो सकता हो कि उस समय एग्जाम्पल याद हो जाए, लेकिन बाद में वो कंफ्यूज करना स्टार्ट कर देंगे। तो मेरी बस एक ही गुजारिश होगी आपसे कि एग्जाम्पल्स को बहुत ज्यादा इंटेंशनली याद ना करें, बस आप एज ए जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते जाएं। कुछ ऐसे होंगे कि पढ़ने के दौरान एक बार, दो बार, तीन बार के बाद आपको याद रहेंगे, जो भूल रहे होंगे उनको हम अपने शार्ट नोट में टेकल कर लेंगे। बस यही तरीका होना चाहिए आपके पढ़ने का। तो हमने टेंटिकल्स के बेसिस पे डिवाइड भी किया। जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे हमने देखा कि इनको सी वॉलनट या कॉम जेली कहते हैं। कॉम जेली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनका मीजोग्लाया जो होता है वो थोड़ा सा थिक जेली लाइक जेलेटिनस होता है, इसलिए इन्हें हम कॉम जेली बोल रहे हैं। हमने बोला कि इनके सारे मेंबर क्या होंगे, एक्सक्लूसिवली मैरीन होंगे। बॉडी को देखें तो डिप्लोब्लास्टिक नेचर का होगा, टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होगा, सिलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो होगी यहाँ प्रेजेंट होगी। फिर हमने बात की इनके बारे में कि इनकी बॉडी ओवल होगी, फ्लैट होगी। इन्हें हम कॉमनली कॉम जेली बोलते हैं। टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे। सिमेट्री की बात हमने बताई ही थी कि इसमें बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी, ठीक है। और कॉम जेली लाइक अपीयरेंस है, टेंटिकल प्रेजेंट है या एब्सेंट भी हो सकता है। इन्हीं टेंटिकल के प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई भी किया है। अगर टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं तो उसे टेंटिकुलेटा, जिसका एग्जांपल हमने देखा प्लूरोब्रिकिया, टीनोप्लाना और सिस्टम। फिर हमने बताया कि टेंटिकल्स एब्सेंट हैं, उसका एग्जांपल हुआ करता था बरोए। बरोए की अगर हम बात करें तो बरोए को हम मेलन जेली भी बोलते हैं। दूसरी बात, ये लार्जेस्ट नॉन कोलोनियल ऑर्गेनिज्म होता है। लोकोमोशन जो होता है इसमें सीलिया के थ्रू होता है। डाइजेशन एक्स्ट्रा एज वेल एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। दैट इज ऑल अबाउट द टीनोफ्लोरा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट फाइलम है, जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए नीट में, बस इसी चीजों से लेके, जनरल फीचर से लेके पूछे गए। नेक्स्ट फाइलम जो हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस की अगर हम बात करें तो प्लेटी मतलब होता है फ्लैट, और हेल्मिन्थिस टर्म जो होता है दैट इज फॉर द वर्म, यानी कॉमनली इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म। कॉमनली क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म। लेकिन फ्लैट हम दो तरीके से हो सकते हैं। अगर मुझे कोई चपटा करना चाहे तो मुझे ऐसे भी दबा दे तो मैं चपटा हो जाऊंगा, या ऐसे दबा दे तो चपटा हो जाऊंगा। तो अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थीस की बात करें तो चूंकि हमारा जो सरफेस आपको दिख रहा है सामने वो हमारा वेंट्रल सरफेस है, इसके जस्ट पीछे डॉर्सल सरफेस होगा। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थीस के मेंबर होते हैं दे आर फ्लैट, बट कहाँ, डार्सो वेंट्रली, डार्सो वेंट्रली। अच्छा, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में याद करें जो कि हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा है, तो ये क्या होंगे, इनके पास ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगा। ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है। क्योंकि इनके पास ऑर्गन सिस्टम तो नहीं बनता है लेकिन ऑर्गन अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर अगर इनके बारे में थोड़ा और बात कर लें अगर हम लोग, तो एक ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। जब भी हम जिक्र करेंगे कि ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी बॉडी जो होगी वो बनी होगी तीनों जर्म लेयर से, एक्टो, मेसो और एंडोडर्म से, ठीक है। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान पाया जाएगा, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होगा।
जिसका हमने एग्जाम्पल भी दिया था आपको, क्योंकि इनके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब पाया जाता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब का जब हमने जिक्र किया था, प्लान इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब का जिक्र किया था, तो हमने बताया कि डाइजेस्टिव ट्यूब तो होगा लेकिन एक साइड से ही ओपन होगा, और एक जो सिंगल ओपनिंग है वही माउथ की तरह एज वेल एज एनस की तरह काम करेगी। अब इसमें हमने देखा था कि कहीं ऐसा ऑर्गेनिज्म है जहां पे माउथ और एनस दोनों एक ही तरह काम कर रहा है और जो दूसरी ओपनिंग जो है वो बंद है, तो ऐसे वो करते हैं हम ब्लाइंड सैक। तो इनकी जो बॉडी प्लान होगी वो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होगी। ठीक है। अगर इनकी सिमेट्री की बात करें तो दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, जैसे कि टीनोफोरा जब हमने पढ़ा तो बोला दे आर बायरेडियली सिमेट्रिकल, तो वैसे इनकी सिमेट्री की बात करें तो बायलेटरली सिमेट्रिकल। यानी अगर हम सेजाइटल प्लेन से ऑर्गेनिज्म को कट करें तो वी आर एबल टू डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इन टू इक्वल हाफ। हम ऑर्गेनिज्म को आराम से दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें इनके जनरल के बारे में तो दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट यानी पैरासाइट बोलने का मतलब यह है कि किसी अदर होस्ट पे डिपेंडेंट होती है। तो पैरासाइट दो तरीके से हो सकती हैं। अगर बॉडी सरफेस के ऊपर रहते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट। अगर बॉडी के अंदर रह रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट। जो पैरासिटिक एडाप्टेशन होता है दैट इज फॉर द शेल्टर या फॉर द फूड या कोई और पर्पज हो सकता है जिसके लिए हम किसी दूसरे और ऑर्गेनिज्म पे कहें डिपेंडेंट है। लेकिन अगर हम बॉडी सरफेस के बाहर रहते हैं तो एक्टोपैरासाइट, अगर बॉडी के अंदर रह रहे हैं तो हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट। तो जो प्लेटिहेलमिन्थेस के मेंबर होते हैं वो मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, यानी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। फिर अगर हम बात करें इनके मेंबर्स की तो इनकी बॉडी वॉल देखें। अगर जैसे मान लीजिए कि हम एक मेंबर बनाएं और कॉमन सा एक डायग्राम बनाएं थोड़ा सा, क्योंकि फ्लैट बॉम्ब तो होते हैं, डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड इनकी बॉडी होगी। डायग्राम पे ज्यादा खूबसूरती ध्यान ना दें, अगर केवल पॉइंट पे ध्यान दें तो हमने बना लिया ये इनका गट वॉल और ये बाहर का सरफेस बना लिया। तो ये हो गया, सिंपल सी बात है, बॉडी वॉल। ये बॉडी वॉल हो गई। फिर ये गट की वॉल हो गई, गट वॉल, गट वॉल। तो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में इनके पास क्या पाया है, मीजेनकाइमल पेरेन्काइमेटस टिश्यू। मीजेनकाइमल पेरेन्काइमेटस टिश्यू पाया जाता है। लिख दें हम यहाँ पे मीजेनकाइमल पेरेन्काइमेटस टिश्यू। मीजेनकाइमल पेरेन्काइमेटस टिश्यू पाया जाता है यहाँ पे। आई होप समझ में आया होगा बात कि मीजेनकाइमल पेरेन्काइमेटस टिश्यू क्या है। दूसरी बात इनके बारे में और बात करें तो एसिलोमिक होते हैं। एसिलोमेट कहते हैं। एसिलोमेट बोले तो यानी बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती। जैसा कि हमने सीलोम का एग्जांपल दिया था कि सीलोम हम तभी कहते हैं कि जो बॉडी कैविटी बनी हो मेजोडर्म से और चारों तरफ से सराउंडेड भी हो मेजोडर्म से, तो हम बोलते हैं कि वो सीलोमेट है। अगर ऐसा कहीं जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा है बॉडी कैविटी होने के बाद तो हम उन्हें सीडोसिलोमेट, जिसका एग्जांपल हमने एस्केहेलमिन्थेस दिया था। ठीक है। तो ये सिलोमिक होते हैं। जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच का जगह होता है वो मेजोडर्मल पेरेन्काइमेटस टिश्यू से क्या होता है, भरा होता है। ठीक है। तो कोई बॉडी कैविटी टाइप का स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, यहाँ पे बताने की बात है। फिर अगर हम बात करें, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, तो यहाँ पे एक एक सिस्टम का जिक्र करेंगे। लाइक अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें कि एक्सक्रीशन कैसे होता है प्लेटिहेलमिन्थेस में, क्योंकि हमने बोलना स्टार्ट कर दिया है कि यहाँ पे ऑर्गन्स अपीयर होंगे, क्योंकि इनका ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे जो एक्सक्रीशन का काम होता है दैट इज परफॉर्म्ड बाय अ फ्लेम सेल्स। फ्लेम मतलब जब भी दिया जलता है तो ऐसे लौ निकलती है उससे। तो जो फ्लेम सेल्स होती है, फ्लेम सेल, अच्छा इनको एक और नाम देते हैं हम फ्लेम सेल को, सोलेनोसाइट भी बोलते हैं। और जो फ्लेम सेल सोलेनोसाइट्स हैं दे एक्ट्स लाइक बोथ एक्सक्रीटरी एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। तो इनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो फ्लेम सेल के थ्रू होता है। अच्छा, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें पहली बार कुछ सर टाइप की फीलिंग आई थी, हेड टाइप की फीलिंग आई थी।
तो हम बोलते हैं क्या कि सिफिलाइजेशन प्रेजेंट अपीयर्स फर्स्ट, सिफिलाइजेशन अपीयर्स फर्स्ट, अपीयर्स फर्स्ट, यानी सर्ट टाइप की कुछ फीलिंग आनी स्टार्ट हुई थी। फीलिंग को अगर हम समझना चाहें तो अगर हम एक कॉमन प्लेटिहेल्मिन्थेस को देखें तो उसका स्ट्रक्चर जो है ऐसे, अभी हम डायग्राम में थोड़ा सा और क्लियर कर लेंगे, लेकिन अभी आपको समझाना चाहें तो यहाँ पे सकर्स होती हैं, ओरल सकर्स होती हैं, वेंट्रल सकर्स होती हैं, और यहाँ से इनके प्रोग्लॉटिड्स निकलते हैं ऐसे। तो थोड़ा सा एक सर्ट टाइप की फीलिंग आ रही है, तो हम बोलते हैं क्या कि इस ऑर्गेनिज्म में सिफिलाइजेशन पहली बार, यानी हेड टाइप का स्ट्रक्चर दिखना पहली बार स्टार्ट हुआ था। फिर हम इनके बारे में बात कर लें थोड़ा सा और, क्योंकि हम ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, और इनके नर्वस सिस्टम के बारे में देखें कि इनका नर्वस सिस्टम कैसा था। नर्वस सिस्टम की अगर इनके बात करें, जैसा कि हमने नर्वस सिस्टम का जिक्र सिलेंट्रेट में भी किया था, वहां हमने बताया था एपिडर्मल नर्व नेट पाए जाते हैं। तो इनके नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, इनके अंदर पाई जाएंगी गैंग्लियन पाई जाएंगी, और जो गैंग्लियन होंगी कुछ ऐसे अपीयर होंगी, ठीक है। और एक गैंग्लियन जो है, फॉर दैट एक मिनट, एक गैंग्लियन ऐसे जो है ऐसे होंगी, और ये बना रही होंगी क्या, लेडर लाइक पैटर्न बना रही होंगी, ऐसे सीढ़ी नुमा पैटर्न बना रही होंगी, सीढ़ी नुमा पैटर्न बना रही होंगी। तो नर्वस सिस्टम अपीयर्स फर्स्ट, ये बोल सकते हैं अपीयर्स फर्स्ट। अभी तक इसके पहले हमने बात तो की थी, लेकिन बहुत प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम बोला था सिलेंट्रेट में, ठीक है। फिर कैसा होता है, तो लेडर लाइक होता है इनका जो होता है नर्वस सिस्टम, वो लेडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। और जो लेटरल इनके नर्वस टिश्यू या गैंग्लियन है, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर विच प्रोवाइड दिस लेडर लाइक पैटर्न, इनका लेडर लाइक पैटर्न प्रोवाइड करता है। यानी बोल सकते हैं कि लेडर लाइक, लेडर यानी सीढ़ी नुमा, लेडर लाइक अपीयरेंस, लेडर लाइक अपीयरेंस होता है, ठीक है। फिर दूसरी बात आई कि इनका ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट क्या होता है, ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट। तो ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट की बात करें अगर, तो जो पैरासिटिक फॉर्म, क्योंकि हमने शुरू में ही जिक्र किया था कि जो प्लेटिहेल्मिन्थेस के मेंबर होते हैं वो मोस्टली इन क्या होते हैं, वो मोस्टली होते हैं क्या, एंडोपैरासाइट होते हैं। तो ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट की बात करें तो सकर होता है, सकर्स होते हैं, हुक्स होते हैं, या कभी कभी दोनों होते हैं जो ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ पैरासिटिक फॉर्म में जैसा कि हमने पहले ही बताया, और कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं। अगर हम इनके सेक्सुअल मॉर्फिज्म के बारे में बात करें तो दे आर हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट यानी मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म एक ही में प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इसमें क्या होता है, इंटरनल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो गया, हर्माफ्रोडाइट हो गए। तो डेवलपमेंट जो अगर बात करें कि इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, तो डेवलपमेंट इज थ्रू वेरियस लार्वा। अब देखेंगे जब ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे कि कौन कौन से लार्वा हैं, लेकिन फिर भी अगर लार्वा को याद करें तो अभी तक हमने 3 फाइलम कवर किया है, लाइक पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। पोरीफेरा में हमने जिक्र किया था 2 लार्वा का, एम्फीब्लास्टुला, पैरेन्काइमुला। सिलेंट्रेटा में मैंने जिक्र किया था किसका, प्लेनुला लार्वा का। और अगर हमने टीनोफोरा पढ़ा तो वहां पे एक लार्वा देखा, सीडिपिड लार्वा। उसी तरह यहाँ पे भी डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है, वेरियस लार्वल फेज होता है, जिसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की कि इनको कैसे क्लासिफाई किया गया, तो क्लासिफिकेशन की बात करें अगर हम प्लेटिहेल्मिन्थेस के मेंबर की, तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमने क्लासिफाई जो किया है, या जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं प्लेटिहेल्मिन्थेस का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि ये कैसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, एंड इनकी बॉडी फॉर्म क्या है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी फॉर्म कैसे रहते हैं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड बेसिस ऑफ मोड ऑफ लाइफ, तो इनको हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं।
तीन क्लासेस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं टर्बिलेरिया, अभी देखेंगे क्या बेसिस है, टर्बिलेरिया। दूसरे को बोलते हैं ट्रिमेटोडा, दूसरे को बोलते हैं क्या, ट्रिमेटोडा। और तीसरे को बोलते हैं क्या, सिस्टोडा। टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा। कॉमनली बोले तो टर्बिलेरिया को हम बोलते हैं ईडी वर्म, ईडी वर्म। ट्रिमेटोडा की बात करें तो हम बोलते हैं फ्लूक, क्या बोलते हैं, फ्लूक बोलते हैं। और सिस्टोडा की बात करेंगे तो हम बोलते हैं टेपवर्म, टेपवर्म, जिसे हम फीता क्रीमी भी बोलते हैं। तो हम तीन क्लास में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि ये फ्री लिविंग फॉर्म में रहते हैं या पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं। तो अगर हम टर्बिलेरिया के मेंबर की बात करें तो दे आर फ्री लिविंग, ये नॉर्मली फ्री लिविंग रहते हैं, यानी पैरासिटिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो फ्री लिविंग स्टेट में रहते हैं। और सिंपल सी बात है, फ्री लिविंग स्टेट में है तो खाने के लिए किसी पे डिपेंडेंट है नहीं है, और खाने के लिए किसी पे अगर ये डिपेंडेंट नहीं है तो इनका डाइजेस्टिव ट्यूब क्या होगा, डेवलप होगा, डाइजेस्टिव ट्यूब डेवलप होगा, डेवलप डाइजेस्टिव ट्यूब पाया जाएगा। तो अगर इसका एग्जांपल देखें हम तो दैट इज प्लेनेरिया। प्लेनेरिया को हम डुजेसिया भी बोलते हैं, और प्लेनेरिया के पास हाईएस्ट रीजनरेशन पावर पाया जाता है, हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, ट्रिमेटोडा है, ट्रिमेटोडा। अच्छा, टर्बिलेरिया हमने किस बात पे बोला, एडी वर्म बोलते हैं, कॉमनली फ्री लिविंग फॉर्म में रहते हैं, और फ्री लिविंग फॉर्म में रहते हैं तो सिंपल सी बात है, खाने की जरूरत तो इनको पड़ेगी, तो इनका डाइजेस्टिव ट्यूब क्या होता है, डेवलप्ड होता है। इनका एग्जांपल मैंने प्लेनेरिया बताया, और प्लेनेरिया को हम बोलते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन जो होता है वो प्लेनेरिया के पास होता है। अच्छा, दूसरा हमारा क्या बात है, ये ट्रिमेटोडा जिसे फ्लूक बोल रहे हैं, ये पैरासाइट होते हैं, ये भी पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं, लेकिन इनके पास डाइजेस्टिव ट्यूब जो होता है, डाइजेस्टिव ट्यूब जो होता है वो प्रेजेंट होता है। यानी सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं तो या तो खाने के लिए रह रहे होंगे, या तो मेरा कुछ और पर्पज होगा। तो अगर पैरासिटिक फॉर्म में भी होते हुए भी अगर इनके पास डाइजेस्टिव ट्यूब प्रेजेंट है तो मींस दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन फूड फॉर द होस्ट, मतलब होस्ट पे फूड के लिए डिपेंडेंट नहीं है। तो उन्हें हम रखे क्या, ट्रिमेटोडा में, जिसे हम फ्लूक कहा करते थे नॉर्मली। तो इसका एग्जांपल क्या हुआ करता है, सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा को हम एक और नाम देते हैं ब्लड फ्लूक बोलते हैं, ब्लड फ्लूक, ब्लड फ्लूक। और दूसरा हमारे पास जो मेंबर होता है उसे बोलते हैं फैसियोला, फैसियोला, फैसियोला। हिपैटिका भी बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक। अब इनकी लाइफ साइकिल हम देख लेंगे, क्योंकि कभी कभी यहां से तो क्वेश्चन नहीं फाइलम से, लेकिन कॉमन ह्यूमन डिजीजेज वाले पार्ट से यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्फेक्टिव स्टेज लार्वा के। तीसरा हमारे पास सिस्टोडा, जिसे हम टेप वर्म बोलते हैं। टेप वर्म में क्या होता है, पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं, पैरासाइट के फॉर्म में तो रहते ही हैं, लेकिन इनके पास डाइजेस्टिव ट्यूब क्या होता है, वो एब्सेंट होता है, यानी सिंपली इंडिकेट करता है कि खाने पीने के लिए इंडोपैरासिटिक के एडाप्टेशन को अडॉप्ट किए। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो इसके एग्जांपल में दो होंगे, दैट इज इकाइनोकोकस, इकाइनोकोकस, जिसको हम एक और नाम देते हैं डॉग टेप वर्म, डॉग टेप वर्म। और दूसरा हमारे पास जो होता है दैट इज टीनिया, टीनिया को हम बोलते हैं क्या, टीनिया को हम बोलते हैं, दो फॉर्म होता है इसका, टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनाटा। टीनिया सोलियम को हम बोलते हैं क्या, दैट इज पोर्क टेपवर्म, पोर्क टेपवर्म। और टीनिया सेजिनाटा को बोलते हैं बीफ टेपवर्म, बीफ टेपवर्म। तो हमारे पास जो हमारा सिस्टोडा है उसमें दो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जो पैरासिटिक तो होंगे, लेकिन इनके पास डाइजेस्टिव ट्यूब भी नहीं होगा। उसके दो मेंबर हैं, इकाइनोकोकस जिसे हम डॉग टेपवर्म बोलते हैं, और टीनिया जिसे हम, दो फॉर्म होगा, टीनिया सोलियम और सेजिनाटा, जिसमें टीनिया सोलियम को हम पोर्क टेपवर्म और टीनिया सेजिनाटा को हम बीफ टेपवर्म बोलते हैं।
ये हमारा रहा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि ये पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं और इनका डाइजेस्टिव ट्यूब कैसा है। टर्बिलेरिया को हमने एडीवर्म बोला, और बेसिकली ये फ्री लिविंग स्टेट में रहते हैं और डाइजेस्टिव ट्यूब इनका डेवलप्ड होता है। इसका एग्जांपल हमने प्लेनेरिया बताया। प्लेनेरिया की एक और खासियत होती है कि हैविंग हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन। फिर दूसरा बताया ट्रिमोटोड, जिसको हमने बोला कि इन्हें कॉमनली फ्लूक कहते हैं हम लोग। ये पैरासाइट तो होते हैं लेकिन डाइजेस्टिव ट्यूब इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसके दो एग्जांपल हमने बताया, सिस्टोसोमा जिसे ब्लड फ्लूक कहते हैं, और फैसियोला हेपेटिका जिसे लीवर फ्लूक कहते हैं। तीसरा जो हमने बताया सिस्टोडा, इसमें जिसको हम कॉमनली टेपवर्म बोलते हैं, पैरासिटिक एडाप्टेशन इनका और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्यूब क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। इसका एग्जांपल हमने इकाइनोकोकस, डॉग टेपवर्म और टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा बताए। तो कॉमनली जो हमारे सिस्टोडा मेंबर के हैं उनको हम टेपवर्म बोलते हैं। अब कभी कभी जो क्वेश्चंस हैं इनके लाइफ साइकिल से पूछा जाता है कि इनका लाइफ साइकिल, क्योंकि इन्फेक्टिव स्टेज पूछा जाता है तो थोड़ा सा उसका भी जिक्र कर लेते हैं। दैट इज नॉट वेरी टफ, बट स्टिल अगर आप जानते रहेंगे तो आप क्वेश्चन का आंसर कर ले जाएंगे। तो पहला अगर हम देख लें लाइफ साइकिल के बारे में तो लाइफ साइकिल हम पहले डिस्कस करेंगे, दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हेपेटिका। फैसियोला हेपेटिका, तो फैसियोला हेपेटिका को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक, लीवर में कहीं पैरासाइट बन के पैरासिटिक फॉर्म में रहता होगा। दो बातें, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम ऐसी बातें कर रहे हैं तो दो तीन स्टेजेज आती हैं। जैसे एक पूछा जाता है कि व्हाट इज प्राइमरी होस्ट, तो प्राइमरी होस्ट अगर हम कहीं भी पढ़ेंगे तो ऐसा वो होस्ट जिसमें एडल्ट फॉर्म एग्जिस्ट करता हो, एडल्ट फॉर्म जहां पाया जाता है उसे हम प्राइमरी होस्ट कहते हैं। और उसके बाद जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है वो सेकेंडरी होस्ट की तरह काम करता है। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो दो ऑर्गेनिज्म में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहा है उसे हम बोलते हैं डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक यानी पैरासिटिक फॉर्म जो है इनका, जो फैसियोला हेपेटिका हो गया या टीनिया हो गया, इनके पास डाइजेनेटिक लाइफ स्टाइल होता है, यानी दो होस्ट में अपनी लाइफ को कंप्लीट करते हैं। तो पहला लाइफ साइकिल हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, दैट इज अबाउट द फैसियोला हेपेटिका। तो फैसियोला हेपेटिका को देखें, यानी तो फैसियोला हेपेटिका की बात करें, एफए लिख दे रहा हूँ सिंपल में, फैसियोला एफएच लिख दे रहा हूँ, फैसियोला हेपेटिका की बात करें जिसे कि हम लीवर फ्लूक कह रहे हैं। तो इसका जो एडल्ट फॉर्म होता है, एडल्ट फॉर्म जो होता है वो सिप में प्रेजेंट होता है। एडल्ट फॉर्म कहां प्रेजेंट होता है, सिप में। चलिए हमने यहां लिख लिया सिप, भेड़ में प्रेजेंट होता है। तो एडल्ट फॉर्म जो होता है, तो जो भी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कैटल्स होते हैं, बेसिकली आपने भी विजुअलाइज किया होगा कि जो कैटल्स होती हैं हमारी, वो अपनी पर डे एक्टिविटी कंप्लीट करने पानी के पास जाती हैं, वहां वो पानी भी पीती हैं और अपना जो भी यूरिन होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसे पास आउट भी करती हैं। तो एडल्ट सिप में फैसियोला हेपेटिका का सिप में एडल्ट फॉर्म पाया जाता है। अब जब पानी के पास जाती हैं तो एक जो रहता है इनके यहाँ लिवर में, चूंकि ये बाइल जूस में पाई, बाइल ग्लैंड में, बाइल डक्ट में पाई जाती हैं सिप के या कैटल्स के, तो एग रिलीज करती हैं, इंटेस्टाइन के थ्रू होके आता होगा। एग पानी में, एग विथ स्टूल आता होगा, विथ स्टूल अगर लिख लें तो ये पानी में आता होगा जहां पे अपने नहाने खाने या पानी पीने गई है। एग आ गया कहां पे, पानी में। जब पानी में एग आ गया तो पानी में इस एग ने कन्वर्जन किया और इसने कन्वर्ट किया खुद को किसमें, मीरासीडियम लार्वा, मीरासीडियम लार्वा, मीरासीडियम लार्वा। ये पानी में ही कांड हो रहा है, ये सारा कांड कहां हो रहा है, पानी में ही हो रहा है। तो यहां हम वाटर लिख लें। अब पानी में हमारा स्नेल भी रहता है, तो स्नेल को इन्फेक्ट करता है ये मीरासीडियम लार्वा। स्नेल को कौन इन्फेक्ट करता है, मीरासीडियम लार्वा। ये चला जाता है स्नेल में। ये कहानी जो कर रहे हैं वो स्नेल की बात कर रहे हैं। तो मीरासीडियम लार्वा स्नेल में जब जाता है तो कन्वर्ट होता है किसमें, स्पोरोसिस्ट में, स्पोरोसिस्ट में। स्पोरोसिस्ट स्नेल के अंदर ही फिर कन्वर्ट होता है किसमें, रेडियल लार्वा, और रेडियल लार्वा कन्वर्ट होता है स्नेल के अंदर ही सर्केरियल लार्वा में, सर्केरियल लार्वा। और इस सर्केरियल लार्वा फिर से स्नेल से वाटर में आता है और बनाता है क्या, मेटा सर्केरिया, मेटा
सर्केरिया, और मेटा सर्केरिया लार्वा इन्फेक्ट करता है फिर से एडल्ट सिप को। ठीक है, तो लाइफ फॉर्म पूछा जाता है। जो क्वेश्चन आपके डिजाइन किए जाते हैं वो पूछा जाता है कि विच स्टेज इज इन्फेक्टिव स्टेज फॉर सिप एंड विच स्टेज इज इन्फेक्टिव स्टेज फॉर स्नेल। तो यहाँ कॉमनली दिख रहा होगा कि मेटा सर्केरिया लार्वा इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर सिप एंड मीरासीडियम लार्वा इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर द स्नेल। तो ये फैसियोला हेटिका की अपनी लाइफ साइकिल है जो 2 होस्ट में अपनी लाइफ को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, दूसरा हमारे पास लाइफ साइकिल जो डिस्कस करने के लिए, दैट इज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया। लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया। ठीक है, टीनिया 2, टीनिया सोलियम एंड सेजिनाटा, जिसे कि हम पूर्व टेपवर्म और बीफ टेपवर्म भी बोलते हैं। तो टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनाटा का कॉमन बनाए अगर, तो यहाँ भी डाइजेनेटिक लाइफ होता है। तो एडल्ट फॉर्म जो होता है, जो एडल्ट फॉर्म है दैट एग्जिस्ट इन द ह्यूमंस, ह्यूमन में रहेगा। ठीक है, एडल्ट फॉर्म जो है अब एग रिलीज करता है इंटेस्टाइन में, कहीं ना कहीं ये लार्वा फॉर्म में रहता है, तो एग रिलीज करता है। कहां रिलीज करेगा? विद द स्टूल, स्टूल के साथ एग रिलीज होगा, यानी स्टूल में, अगर लिख ले यहाँ पे स्टूल में। जब भी स्टूल पास करेगा ह्यूमन, तो उसके एग के थ्रू, इसके स्टूल के थ्रू एग बाहर आएगा, और जो स्टूल पे फिट करेंगी कौन? स्टूल पे फिट करेगी पिग, फिट करेगी, तो एग जो है अंदर जाके किसमें कन्वर्ट होता है? आंकोस्फेयर लार्वा में, आंकोस्फेयर लार्वा में। ये आंकोस्फेयर लार्वा जो पिग के या कैटल के अंदर जाएगा, तो आंकोस्फेयर लार्वा कन्वर्ट होता है किसमें? ये हेक्साकैंथ लार्वा में कन्वर्ट होगा, हेक्साकैंथ। हेक्साकैंथ लार्वा हमारे कैटल के अंदर ही कन्वर्ट होगा किसमें? सिस्टी सर्कस लार्वा में, सिस्टी सर्कस लार्वा में। और सिस्टी सर्कस लार्वा जो है फिर से एडल्ट में चला जाएगा अगर अनराइप्ड या अनकुक्ड मीट का सेवन किया जाए तो ह्यूमन में जब जाएगा तो कॉज करेगा डिजीज दैट इज कॉल्ड सिस्टी सर्कोसिस। बीमारी का नाम है सिस्टी सर्कोसिस। ठीक है, सिस्टी सर्कोसिस लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका भी लाइफ साइकिल क्या है? डाइजेनेटिक है। तो अगर इन्फेक्टिव स्टेज पूछा जाए टीनिया सोलियम या सेजिनाटा का फॉर द ह्यूमन, दैट इज सिस्टी सर्कस लार्वा। अगर कैटल्स के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए तो एग जो है वो क्या है? इन्फेक्टिव स्टेज है। स्टूल के थ्रू जो कैटल्स फीड करेंगे या पिग फीड करेगी, तो आंकोस्फेयर लार्वा उसके अंदर बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके प्लेटी हेलमिंथीज से आते हैं। जो नेक्स्ट फाइलों हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट एस्के हेलमिंथीज एंड आर्थ्रोपोडा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। शेयर करें, सब्सक्राइब करें।